बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले हम लोग चेयरपर्सन का भाषण सुन रहे थे, अब आप प्रोफेसर अनेकांत का भाषण सुन। निश्चित रूप से आप सभी के यहाँ आकर मुझे विश्वास है कि आप थोड़ी बहुत हिंदी समझते होंगे, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बंगला समझता हूँ। और मुझे बंगला की सबसे पहले प्रेरणा अमिताभ बच्चन जी से मिली थी, जब उन्होंने एक गाने में कहा था आमी तुमा के बालो बच। और तब से ही बंगला पढ़ने की भी रुचि हुई और मैं थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज बंगला को कर लेता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र बंगाली हैं, उनके साथ रह रहकर मैं बंगला समझना सीख गया हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ। आज मैं जो विशेष बात, आज इतना अच्छा अवसर, अभी हमारे जो नेट कोऑर्डिनेटर है उन्होंने गलती से कह दिया 2 साल का एक्सपीरियंस सुनाइए, तो पहले तो मैंने 2 दिन का सुनाया, अब 2 साल और 20 साल का एक्सपीरियंस सुनाऊं। देखिए, हम लोग सभी जो अध्यापक हैं, जितने आचार्य गण हैं, आपने एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रति इतना बहुमान हमारी भारतीय परंपरा में क्यों है? ऐसा क्या कारण है? एक बार मैं लोक सेवा आयोग में एक मीटिंग में गया था और वहां पर कोई क्वेश्चन पेपर सेट करना था, उसके लिए 2-3 बार जाना हुआ। आपने देखा होगा कि जो आईएएस में सिलेक्ट हो जाते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग जहां लिखा हुआ उसके आगे, यूपीएससी के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते और फेसबुक पे डालते हैं कि मैं आईएएस बन गया। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आप उसके आगे फोटो क्यों नहीं खिंचवाते? तो मैंने कहा क्यों, वो जो आईएएस बनते हैं वो लोग खिंचवाते हैं, उनका ट्रेडिशन। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप वहां खड़े होकर फोटो खिंचाइए, मैं आपकी फोटो खींचूंगी और फेसबुक पे अपलोड करूंगी, क्योंकि आईएएस बनने वालों का हक नहीं है, वहां आईएएस बनाने वालों का भी हक है। एक बहुत गलत परंपरा देश में चल गई है कि किसी न तरह आप किसी नए बच्चे से, जो टॉपर्स होते हैं, उनसे आप पूछिए, जो 12th या 10th टॉप करते हैं, कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो 3 चीज बोलता है, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर। ऐसा लगता है चौथा कोई क्षेत्र दुनिया में है ही नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैंने 10th में फर्स्ट डिवीजन, टॉप तो नहीं किया था, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, तो मुझसे कई लोगों ने, रिश्तेदारों ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा था मैं टीचर बनना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस पूरे विश्व में यदि सबसे उत्कृष्ट कोई जॉब है तो वो है शिक्षक का जॉब। हम इस देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं, हम डॉक्टर बनाते हैं, हम इंजीनियर बनाते हैं, हम आईएएस बनाते हैं। तो बनाने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनने वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी बात यह है, मैं हमेशा अपने, जहां भी मुझे अवसर मिलता है, मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। आप शिक्षकों को कभी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। आपने यदि चाणक्य सीरियल देखा हो, जो सीरियल आ रहा था, उसमें चाणक्य का एक वाक्य मैंने बहुत 10th 11th में सुना था, वो आज तक मेरे कान में गूंजता है। उसने कहा था कि शिक्षक भिक्षक नहीं होता, वो अपना पालन करने वाले सम्राटों का निर्माण खुद कर लेता है। इसलिए कभी भी शिक्षक को हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। तनख्वाह कम मिलती है, चलेगा, लेकिन हम जिस गर्व से जीते हैं, जिस भारतवर्ष के हम वासी हैं, हमारे यहाँ त्याग की परंपरा रही है और शिक्षक सबसे ज्यादा त्याग करता है। वो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। और ऐसी शिक्षक कम्युनिटी से आप आते हैं, इस बहुमान के साथ हमको अपना जीवन बिताना चाहिए। हम लोग कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आज जो शिक्षक सोचता है या जो करता है, उसको एक उर्दू के शायर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। उसकी भावना होती है कि दिल झुका है किसी के कदमों पर, दिल झुका है किसी के कदमों पर, सर झुका हो या ना हो।
और बंदगी तो अपनी फितरत है, कोई खुदा हो या ना हो। ये हमारे शिक्षकों का एक लक्ष्य होता है कि हम तो कहे जा रहे हैं, कोई सुन रहा हो या ना हो। वो अपनी बात कहता रहता है। आपको एक दृश्य बताना चाहता हूं। एक समय था रामायण का काल, शिक्षा का कैसे ऐतिहासिक सर्वेक्षण संक्षेप में करवाता हूं कि आपने देखा होगा, रामायण से शुरू करते हैं। रामायण का काल था और उस समय जो प्रथा थी वो ये थी कि जो विद्यार्थी था वो गुरु जी के घर में जाकर पढ़ता था। गुरु अपने घर में रहते थे और विद्यार्थी गुरु के यहाँ जाकर पढ़ते थे। तो उसका जो आउटकम्स आया, हम लोग पढ़ते हैं ना POS COS, जो आउटकम्स आया वो राम और लक्ष्मण के रूप में आया। आपने देखा उनका चरित्र। फिर थोड़ा युग चेंज हुआ, महाभारत का युग आया और महाभारत के युग आते आते, ये पूरा ऐतिहासिक यात्रा है, महाभारत का युग आते आते सिस्टम चेंज हो गया। गुरुजी स्टूडेंट्स के घर जाकर पढ़ाने लगे। आपने देखा होगा द्रोणाचार्य वहां घर आके पढ़ा रहे थे महलों में जाकर के। तब देखिए जो आउटकम्स आया वो पांडव और दुर्योधन के रूप में आया। ये भी आपने देखा। जब बच्चा गुरुजी के घर जाके पढ़ता था तब आउटकम क्या था, और आज क्या हुआ, जब महाभारत का काल आया तो दुर्योधन जैसे शिष्य भी हमारे सामने आए। फिर उसके बाद बहुत समय तक शिक्षा व्यवस्था चलती रही। फिर हमारे देश में अंग्रेज आए। उन्होंने कहा ये क्या मजाक बना रखा है, गुरुजी शिष्य के घर जा रहे हैं, शिष्य गुरुजी के घर जा रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये ट्यूशन की परंपरा महाभारत से शुरू हुई है, जब गुरुजी शिष्य के घर में जाकर पढ़ाते। कभी आप ट्यूशन पढ़ाए तो ये मत बोलिए नया काम कर रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से चल रहा है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनको अच्छा नहीं लगा कोई गुरुजी के घर जाए, गुरुजी शिष्य के घर जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक तीसरा इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, वहां पे गुरुजी भी अपने घर से निकल करके आएंगे और शिष्य जी भी अपने घर से निकल के आएंगे, और तीसरी जगह यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे, कोई किसी के घर नहीं जाएगा। तो उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहा है, ये भी आपको पता है। इस आउटकम्स की निशानी ये है कि एक हमारे गुरुजी एक बार कह रहे थे कि जब हम स्टूडेंट थे तब ट्रेडिशन था कि गुरुजी मारते थे और शिष्य पिटते थे। फिर इसके बाद जब हम टीचर बने तो ट्रेडिशन बदल गया, फिर गुरुजी पिटने लगे और शिष्य पीटने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी तो क्या है इसमें तकलीफ है? उन्होंने कहा मेरा पूरा जीवन तो पिटने पिटने में चला गया। जब मैं शिष्य था तब भी पिट रहा था और आज मैं गुरु हूं तब भी पिट रहा हूं। तो ये आज के एजुकेशन का आउटकम है। फिर इसके बाद एक नई नीति आ रही है और वो नीति है कि न शिष्य गुरु के घर जाएगा, न गुरु शिष्य के घर आएगा, और वो दोनों ही तीसरी जगह भी नहीं जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन, गुरुजी को भी नहीं मालूम हम किसको पढ़ा रहे हैं और शिष्य को नहीं मालूम हमें कौन पढ़ा रहा है। तो कभी कभी मैं मजाक में करता हूं कि ये डिस्टेंस एजुकेशन नहीं, दिस इज ए डिस्टेंस फ्रॉम एजुकेशन। अब आप देखिए और भी नया नया आ रहा है, मुझे बोलने का हक नहीं है, उसका क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। और हम अध्यापक हैं, समीक्षा करना हमारा अधिकार है, चाहे नीतियां कोई बनाए। हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार चल रहा था NEP 2020 और कोई मंत्री लोग भी बैठे थे और सारे टीचर बहुत प्रशंसा कर रहे थे, और उस प्रशंसा के चक्कर में वो ये भी कह रहे थे कि पुरानी शिक्षा नीति में क्या खामियां थी, पुरानी शिक्षा नीति कितनी खराब थी, ये सब बोलने लगे। उसमें मुझे वोट ऑफ थैंक्स देना था, मुझे भाषण तो नहीं देना था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बोला और मैंने ये कहा कि हमारे सभी टीचर ध्यान दें, NEP 2020 की प्रशंसा करें, लेकिन ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की निंदा ना करें, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो हम लोग जो यहाँ बैठे सब ओल्ड शिक्षा नीति के ही व्यक्ति है, तो उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम ओल्ड शिक्षा नीति के हैं। अभी नई शिक्षा नीति का प्रोडक्शन सामने नहीं आया है, अभी तो 2020 में लगा है, 8-10 साल बाद वो आगे आएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस देश का क्या भविष्य होने वाला है और हम लोग कहाँ जाने वाले। बहरहाल शिक्षक की भूमिका हमेशा बनी रहेगी और मैं
समस्त ज्ञानी शिक्षकों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप ज्यादा वीडियो बनाकर अपना ज्ञान यूट्यूब पे न डाला कर। उससे क्या होगा कि शिक्षक इररेलेवेंट होता चला जाए और एक समय ऐसा आएगा कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्लर्क होंगे जो बटन दबा के क्लास चलवाएंगे, टीचर की जरूरत नहीं होगी। तो वो टीचर ज्ञान दे चुके हैं, अब उनको नौकरी पे करने की जरूरत नहीं, सारा यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज इररेलेवेंट हो जाएगी। इसलिए अपनी कीमत बरकरार रखें और इतना ध्यान रखें कि एक बार शेर ने बिल्ली से कहा कि तुम कैसे इधर उधर दौड़ जाती हो, कैसे शिकार कर लेती हो, मुझे सिखाओ। उसने सब ट्रेनिंग दे दी तो वो शेर उस बिल्ली के ही पीछे दौड़ पड़ा और उसका शिकार, तो बिल्ली झट से पेड़ पे चढ़। तो बोले क्या कर रहे हो, तुमने ये पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया? तो बोले मुझे मूर्ख समझते हो, हम वो चीज सिखाएंगे जो तुम मेरी जान ले लोगे। तो इसलिए हमारे शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट टाइप का नॉलेज यूट्यूब पे डाल दीजिए, लेकिन जो अपना गहरा ज्ञान है वो क्लास में ही पढ़ाइए, यूट्यूब में मत पढ़ाइए, ताकि बच्चों के अंदर आकर्षण बना रहे कि यूट्यूब से सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस से। जब तक मैं डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग में फेस टू फेस टीचर से नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तो इतना थोड़ा ध्यान रखें। बाकी यहाँ 2-4 दिन, हम तो 4 दिन गिनते हैं, आपने 2 दिन गिने, हम तो जब से सफर शुरू किया तब से काउंटिंग कर रहे हैं। तो हमने ये जो दिन आपके साथ बिताए और आपने जो स्नेह और आत्मीयता दी है, और मैं तो हमारे प्रिंसिपल साहब के स्वभाव का कायल हूं, इतने सज्जन प्रिंसिपल मैंने आज तक नहीं देखे। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो जैसे अमूल पालेकर बोलता है ना, उस तरीके से धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा ऐसे लोग भी बहुत दुर्लभ हैं आजकल इस फास्ट युग में, शांति से बात करने वाले लोग उपलब्ध नहीं। इसलिए मैं उनका विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सारी कायनात को एकत्रित किया और अपने प्रतिभा से, अपनी समर्पण से आपने सबको, इस महाविद्यालय को निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रखा है। और ये बात सभी जानते हैं कि डिक्टेटरशिप से कोई समाधान नहीं होता है, हमेशा कॉपरेशन से काम चलता है, और ऐसे प्रिंसिपल बहुत दुर्लभ होते हैं जो कोऑपरेटिव माइंड के। तो आपने इस तरीके से सबको लेकर के इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम सभी टीम मेंबर, जैसे हम लोग चर्चा अपने घरों में, अपने होटल में भी कर रहे थे, आते जाते भी कर रहे थे, हम आप सभी के मेहनत को, परिश्रम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस पूरे बंगाल में आपके कॉलेज का नंबर 1 पर नाम हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसे दौर में सुना जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। जय जिनेंद्र।